हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। अपनी तैयारी को सभी लोग मन लगा करके कर रहे हैं। बच्चों, प्रैक्टिस सेट के जो टारगेट सीरीज चल रही थी जिसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 12 के क्वेश्चंस सॉल्व किए थे अभी कुछ दिनों पहले तक, और उसी सीरीज में हम लोग आगे फिर प्रैक्टिस सेट नंबर 13 लेकर के आए हैं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए सॉल्व कराए जाएंगे। आप लोग इनको अच्छी तरह तैयार कर लें जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। ठीक है, तो लाइव क्लासेस के साथ साथ ये तो आपको पता ही है कि लाइव क्लासेस भी शाम को 7 बजे स्टार्ट अभी हम लोगों ने करी है, और उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस भी मैंने सोचा कि आपको प्रोवाइड करा दिए जाएं जिससे आप लोग कुछ क्वेश्चंस को भी और अच्छी तरह तैयार कर लें। ठीक है, तो सभी लोग अपनी तैयारी को मन लगा करके करते रहें और पढ़ाई को निरंतर जारी रखें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम जल्दी आगे होने वाले हैं, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन करें। तो सभी लोग कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाएं और क्वेश्चंस को हमारे साथ साथ सॉल्व करें। ठीक है, तो सेट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन बच्चों देखें। निम्न में से सबसे अधिक स्थितिज ऊर्जा की अवस्था है। आउट ऑफ द फॉलोइंग द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट विल बी। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी समझते रहें, पूरा मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स विच इज द स्टेट ऑफ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। सबसे ज्यादा स्थितिज ऊर्जा की अवस्था कौन सी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सॉलिड यानी ठोस, द्रव यानी लिक्विड, गैस तो गैस जानते ही हो, और लास्ट है इट डिपेंड ऑन द स्टेट, यह पदार्थ की अवस्था पर निर्भर है। इसका आंसर आ गया हो, जिसको लग रहा हो कि मुझको क्लियर है वो लोग कमेंट जरूर करें। ठीक है बच्चों, तो यहां पर कह रहा है ठोस, द्रव, गैस और पदार्थ पर निर्भर है। एक बात बच्चों ध्यान रखें, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी सिस्टम। किसी भी निकाय के अणुओं की जो स्थितिज ऊर्जा है वो उनके अणुओं के बीच की दूरी यानी गैप पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स का गैप जितना ज्यादा होगा, पदार्थ की किसी भी अवस्था में अणुओं के बीच का गैप जितना ज्यादा होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, इसको आप कहीं कॉपी में नोट भी कर लें। अणुओं के बीच की दूरी जितनी अधिक होगी स्थितिज ऊर्जा का मान भी उतना अधिक होगा। ग्रेटर इज द सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, हायर इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो अब तो आप आंसर पहचान जाओगे। ठोस के अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है, द्रव के अणुओं के बीच की दूरी उससे ज्यादा होती है, और गैस के मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन सबसे ज्यादा होता है। इससे हमको क्या पता चला कि जो गैसियस स्टेट है इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। बिल्कुल याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉलिड, लिक्विड और गैस में गैस की पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है तो मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल के बीच का गैप, गैस के मॉलिक्यूल के बीच का जो गैप होता है वो बहुत ही अधिक होता है, और जिन अणुओं के बीच का गैप, जिस पदार्थ की अवस्था के अणुओं के बीच का गैप ज्यादा होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी मींस गैसियस स्टेट। सभी को समझ में आ गया? चलिए, बहुत अच्छी बात। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से पढ़े बच्चों, क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक स्प्रिंग जिसका फोर्स कांस्टेंट K है, इसे दो भागों में बांटा गया, जिसकी लंबाइयां 1:2 है, तो बड़े भाग का बल नीतांक क्या होगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट K है, इट डिवाइड्स इन 2 पीसेस, इसको 2 पीस में डिवाइड किया गया, और इनकी लेंथ का रेशियो है 1:2, 1:2, यानी एक छोटी स्प्रिंग और एक बड़ी स्प्रिंग। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। तो बड़े भाग का बल नीतांक क्या होगा? देन फाइंड द फोर्स कांस्टेंट ऑफ बिगर पार्ट ऑफ द स्प्रिंग। क्लियर हो गया? इंग्लिश मीडियम वाले फिर से ध्यान दें। एनी स्प्रिंग इज कट्स इन 2 पीसेस ऑफ लेंथ रेशियो 1:2, देन फाइंड द फोर्स कांस्टेंट ऑफ बिगर पार्ट ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करें। सभी लोग क्वेश्चंस को फिर से ट्राई करें और जिसका आंसर आ जाए वो जल्दी से बताएं। लंबाइयों का अनुपात दिया है 1:2, 1:2, 1:2। एक की लेंथ आप L1 लेट कर सकते हो, दूसरे की L2। लंबाई का अनुपात 1:2, और क्वेश्चन कह रहा है कि बड़े भाग का बल नीतांक बताएं।
ठीक है। बड़े भाग का बल नीतांक बताएं। 1:2 का मतलब आप जानते हो, अगर एक की लंबाई L तो दूसरे की 2L, ठीक है। मीन्स L1 इज इक्वल टू 2L2 भी आप कह सकते हो बेटा। आप इसको अगर बड़े वाले पार्ट की लंबाई को हम लोगों ने 2L माना है तो यहां पर L2 हम लोग कर लें, L2 बराबर 2L1। इसकी आप तुलना करा दो L2 बराबर NL1 से। जिन बच्चों का ये क्वेश्चन पहले नहीं लगाया है वो लोग ध्यान से समझें। स्प्रिंग के एक पार्ट की लेंथ को हम लोगों ने L1 लेट कर लिया, दूसरे पार्ट की लेंथ को हम लोगों ने L2 लेट कर लिया, तो L2 बराबर हो गया NL1। अब इसको हम लोग कंपेयर कर दें बेटा, ठीक है। इसकी हम लोग तुलना कर दें और इसकी तुलना कर दें L2 बराबर NL1 से, तो यहां से n इज इक्वल टू आ गया 2, ठीक। n इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, n इज इक्वल टू आ गया 2। और जब n इज इक्वल टू 2 आ गया तो अब हम लोगों को उसने पूछा है कि आप ये बताएं बड़े भाग का बल नीतांक कितना होगा। तो बड़े भाग का अगर फोर्स कांस्टेंट आप निकालोगे तो बड़े भाग का फोर्स कांस्टेंट यानी बल नीतांक, फोर्स कांस्टेंट ऑफ बिगर पार्ट ऑफ स्प्रिंग, तो क्या होगा K2 बराबर N+1 इंटू K/2। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, आप इसको लर्न कर लें। K2 बराबर क्या होगा N+1 इंटू K/2 और N की वैल्यू क्या है 2। इसको आप यहां पर पुट कर दें बेटा, तो K2 बराबर आ गया 2 + 1 मीन्स 3, तो 3/2 इंटू K। तो क्वेश्चन का सही आंसर आ गया K2 बराबर 3/2 इंटू K। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। सवाल सबको समझ में आ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। पहले हम लोगों ने क्या किया, एक पार्ट की लेंथ को L लेट कर लिया, दूसरे पार्ट की लेंथ को 2L लेट कर लिया और उसके बाद में हम लोगों ने तुलना करा दी L2 बराबर 2L1 की, L2 बराबर NL1 से। n इज इक्वल टू क्या आ गया 2, और जब n इज इक्वल टू 2 आ गया तो ये फार्मूला बहुत प्राइम फार्मूला है। आप इस फार्मूले को जरूर लर्न कर लें कि K2 बराबर N+1 इंटू K/2। अब आपने n की वैल्यू को पुट कर दिया तो रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है बच्चों, नोट कर लें। बहुत अच्छा क्वेश्चन। हर क्वेश्चन को ये मान के तैयारी किया करें कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो हमको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। हर क्वेश्चन को ये मान के सॉल्व किया करें कि अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया इस प्रकार का, जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन आए, अगर डेटा ना मैच करे लेकिन अगर तरीका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो भी आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक है। नोट कर लें आंसर, तो आंसर आया ऑप्शन नंबर बी 3K/2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कर लें। आप लोग बच्चों मन लगा करके निरंतर तैयारी करते रहें। मुझसे जितना हो सकता है मैं आपकी तैयारी को अच्छा बनाने का प्रयास कर रहा हूं। अब आपको भी मेहनत साथ साथ करनी है, ठीक है। इसलिए सारी चीज़ों को बहुत मन लगा करके तैयारी करें। अभी आप लोगों ने YouTube में शॉर्ट्स वीडियो भी देखे होंगे, ठीक है, जो लगातार मैं इसमें अपलोड कर रहा हूं, तो उनको भी आप तैयार करें। उनमें जो मेन क्वेश्चंस हैं उनको मैं सॉल्व करा रहा हूं। तो अगर आप दिन में 1 या 2 क्वेश्चन ही उससे तैयार कर लेते हो तो भी आपका बेनिफिट है, ठीक है। तो उसको थोड़ा पढ़ लिया करो और उसके नोट्स भी बनाते चलो। जितने 1 लाइनर हैं उनके ऑब्जेक्टिव मैं शॉर्ट्स वीडियो में भी कराता रहूँगा, ठीक है। कैसा रहेगा, ठीक रहेगा ना? सभी लोग कमेंट करें, सभी लोग कमेंट करें कि ये कॉन्सेप्ट कैसा रहेगा। तो यहाँ पर K2 इज इक्वल टू N+1 K/2, तो क्वेश्चन का आंसर आ गया 3K/2। नोट कर लिया सब लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दें। आदर्श गैस की विशिष्ट ऊष्मा ताप के साथ परिवर्तित होती है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ आइडियल गैस वेरीज विद टेम्परेचर। ये क्वेश्चन तो बहुत ही सुपीरियर है। आदर्श गैस की विशिष्ट ऊष्मा ताप के साथ परिवर्तित होती है। इसको रब कर दें क्या? नोट कर लिया सभी लोगों ने? जिन्होंने ना नोट किया हो वीडियो पॉज करके तब नोट कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइडियल गैस की स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है? बच्चों सभी लोग जानते हो ऊष्मा यानी हीट का हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, Q इज इक्वल टू M इंटू सी इंटू डेल्टा टी, और यहां से C इज इक्वल टू आया था Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी। फार्मूला याद आया सभी को?
विशिष्ट ऊष्मा का सामान्य सूत्र क्या होता था स्पेसिफिक हीट का? C इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। एम को बोला जाता था मटेरियल का मास, पदार्थ का द्रव्यमान, डेल्टा टी को आप बोलते थे चेंज इन टेम्परेचर, ताप परिवर्तन, और क्यू को आप लोग क्या बोलते थे? अमाउंट ऑफ हीट अर्थात ऊष्मा की मात्रा। क्लियर? तो फार्मूला क्या होता है? C इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। क्लियर? यहां से तो ये फार्मूला हमको बताता है कि विशिष्ट ऊष्मा का मान ऊष्मा, द्रव्यमान और ताप परिवर्तन तीनों पर निर्भर करता है। लेकिन ये फार्मूला आइडियल गैस के लिए कैसे होगा? बच्चों एक बात ध्यान रखो, आदर्श गैसें वो होती हैं जो बायल और चार्ल्स के लॉस को पूरी तरह कंप्लीटली सेटिस्फाई करें। सच गैसेज आर नोन एज आइडियल गैसेज। आदर्श गैसें वो हैं जो बायल और चार्ल्स के नियमों का पूरी तरह पालन करती हैं, ठीक है ना। लेकिन हम लोग जानते हैं कि आदर्श गैस की विशिष्ट ऊष्मा ताप पर निर्भर नहीं करती। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइडियल गैस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉपी में नोट कर लें, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइडियल गैस इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर ऑफ द गैस। बस जिस बच्चे को यह बात क्लियर है वो इस क्वेश्चन को हमेशा सही करेगा कि आदर्श गैस की विशिष्ट ऊष्मा का मान ताप पर निर्भर नहीं करता। और जब आदर्श गैस की विशिष्ट ऊष्मा का मान ताप पर निर्भर नहीं करता तो कहने का मतलब क्या हुआ कि C प्रोपोर्शनल T टू दी पावर 0 स्पेसिफिक हीट T की पावर 0 पर रिलेट करेगी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बेटा ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज ना हो जाएं इस क्वेश्चन से। आइडियल गैस की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो T टू दी पावर 0 पर डिपेंड करती है, अर्थात वह ताप पर निर्भर नहीं करती। C प्रोपोर्शनल T टू दी पावर 0। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नोट कर लें सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों देखें। एक कार का रेखीय त्वरण 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और पहिए का व्यास 2 मीटर है। रेखीय त्वरण का मतलब लीनियर एक्सीलरेशन इज 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड डायमीटर ऑफ द व्हील इज 2 मीटर। तो कार का कोणीय त्वरण क्या होगा? व्हाट इज द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द कार विल बी। आपको क्या निकालना है? कार का कोणीय त्वरण मींस एंगुलर एक्सीलरेशन। क्लियर? द लीनियर एक्सीलरेशन ऑफ द कार इज 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड डायमीटर ऑफ व्हील इज 2 मीटर। और उसके बाद कह रहा है एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द कार विल बी। क्या होगा आंसर? जल्दी से निकालें सभी लोग, खुद से ट्राई करें जल्दी से क्वेश्चन को। टॉपिक का नाम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लीनियर एक्सीलरेशन आपको दिया है a इज इक्वल टू 8 और डायमीटर आपको दिया है कैपिटल D इज इक्वल टू 2 मीटर। सो रेडियस R इज इक्वल टू 2/2 मीन्स 1 मीटर। ठीक है? और आपको क्या निकालना है? एंगुलर एक्सीलरेशन मीन्स अल्फा। क्या फार्मूला अप्लाई करोगे? A इज इक्वल टू R अल्फा, सो अल्फा इज इक्वल टू A/R। और A की वैल्यू आपको क्या दी है? 8। ठीक है, ऐसे ही लगाया होगा आप लोगों ने। R की वैल्यू क्या दी है? 1। बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन का आंसर आ गया 8 और यूनिट क्या होगी बच्चों? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब आप देख लें कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों को रिवीजन में होना चाहिए। A इज इक्वल टू R अल्फा। A को बोलते हो रेखीय त्वरण, लीनियर एक्सीलरेशन, और अल्फा को कोणीय त्वरण मींस एंगुलर एक्सीलरेशन। कर लिया सभी लोगों ने? जिन्होंने ना किया हो क्वेश्चन नोट कर लें जल्दी से, आंसर को टिक कर लें। फार्मूले आप जरूर लर्न करते रहें बेटा। ठीक है, आपको जितने ज़्यादा फार्मूले अच्छी तरह तैयार होंगे आप एग्जाम में उतने ही अच्छी तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए सूत्रों पर विशेष ध्यान दें, फार्मूले आपको बहुत अच्छी तरह तैयार होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आइडियल गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इवन है। अगर टेम्परेचर को बढ़ाकर 327 डिग्री कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ठीक है, सभी को समझ में आ गया? गतिज ऊर्जा दी है अणुओं की 27 पे, 327 पर आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछी है। लगाएं जल्दी से, ट्राई करें।
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स एट 27 डिग्री सेल्सियस इज इवन, देन व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल एट 327 डिग्री सेल्सियस। सॉल्व करें क्वेश्चन को। इसका आंसर आ जाए कमेंट करें। टेम्परेचर दिया है T1 इज इक्वल टू 27, सबसे पहले इसको केल्विन में बदल लो, 273 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। और काइनेटिक एनर्जी आपको दी है बेटा E1 इज इक्वल टू, आप E1 ही उसको लिख सकते हो, चलो ठीक है लिख दो E1। नई काइनेटिक एनर्जी आपसे E2 पूछी है और टेम्परेचर को उसने कर दिया है 327, तो T2 बराबर 327 प्लस 273, ठीक है 600 केल्विन। अब याद करें क्या फार्मूला होता है बेटा, थोड़ा सा ऊपर लिख दें, क्या नहीं दिख रहा। T2 इज इक्वल टू आपको दिया है 327, 327 प्लस 273, दैट मीन्स 600 केल्विन। याद करिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू 3/2 kT, ठीक है। टॉपिक का नाम मॉलिकुलर मोशन, तो E इज इक्वल टू 3/2 kT से बच्चों हमको क्या पता चला, E प्रोपोर्शनल T, और जब E प्रोपोर्शनल T तो फार्मूला क्या लगेगा, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। अब तो वैल्यू आपको समझ में आ गई, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू क्या होगा, T1 अपॉन T2 होगा। वैल्यू को आप पुट कर दें, E1 की जगह E1, सो E1 E2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, तो T1 की जगह क्या रखोगे 300 और T2 की जगह क्या रखोगे 600, ठीक है। सॉल्व कर लो, अब तो आंसर बड़ा क्लियर है, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया 1/2 और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे E2 इज इक्वल टू 2E1। क्वेश्चन का आंसर बेटा क्या आया, E2 इज इक्वल टू 2E1, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नोट कर लें जल्दी से, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लें। एवरेज काइनेटिक एनर्जी E इज इक्वल टू 3/2 kT। नोट कर लें जल्दी से, एवरेज काइनेटिक एनर्जी E इज इक्वल टू 3/2 kT। नोट कर लिया, चलिए जिन्होंने ना नोट किया हो क्वेश्चन को, आंसर को सॉरी, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लें, फिर आगे की तरफ देखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों पढ़िए, यदि तार की लंबाई और त्रिज्या दोनों को दुगना कर दें तो प्रत्यास्था गुणांक होगा। इफ लेंथ एंड रेडियस ऑफ द वायर बोथ विल बी डबल देन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विल बी। पहला आंसर 1/4 1/4, दूसरा आधा बिकम हाफ, तीसरा दुगुना बिकम डबल, और चौथा है रिमेन्स अनचेंज मीन्स अपरिवर्तित। कैसे लगाएंगे क्वेश्चन को करें, यदि तार की लंबाई और त्रिज्या दोनों को दोगुना कर दिया जाए, इफ लेंथ एंड रेडियस ऑफ द वायर बोथ बिकम डबल देन इलास्टिसिटी कोफिशिएंट विल बी। क्या होता है यंग मॉडुलस का फार्मूला याद करें, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू होता था mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर एल, याद आया फार्मूला। यंग मॉडुलस का फार्मूला होता है y इज इक्वल टू mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। यहां पर l को क्या बोलते हो, लेंथ ऑफ द वायर, ओरिजिनल लेंथ, वास्तविक लंबाई, l को चेंज इन लेंथ, लंबाई में परिवर्तन, r को रेडियस, उसमें क्वेश्चन को क्या बोला, लेंथ और रेडियस दोनों को डबल कर दें, दैट मींस l को दुगना कर दो, r को दुगना कर दो। अरे भैया फार्मूला तो याद है तो ये अच्छी बात है, लेकिन फार्मूले का कोई यूज नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। क्यों नहीं यूज है, क्यों नहीं यूज है, यंग मॉडुलस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर। याद करिए मैंने आपको बताया था, यंग प्रत्यास्था गुणांक तार के पदार्थ का अभिलक्षण है, और जब यंग मॉडुलस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इसका मतलब क्या हुआ, y इज इंडिपेंडेंट ऑन लेंथ एंड रेडियस ऑफ द वायर। यंग प्रत्यास्था गुणांक का मान लंबाई
और रेडियस अर्थात तार की त्रिज्या पर डिपेंड नहीं करता। वाई इज इंडिपेंडेंट ऑन लेंथ एंड रेडियस ऑफ द वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि वाई के मान में कोई बदलाव नहीं होगा। आप लेंथ और रेडियस को चाहे जितने गुना करो, दुगुना करो, 4 गुना करो, आधा करो, है ना, कुछ भी कर दो, लेकिन वाई में कोई चेंज नहीं होगा। तो आंसर है डी, रिमेन्स अनचेंज, मींस अपरिवर्तित। क्यों? तो आप इस बात को नोट कर लें, वाई इज इंडिपेंडेंट, y का मान निर्भर नहीं करता ऑन लेंथ एंड रेडियस ऑफ वायर। तार की लंबाई और तार की त्रिज्या पर इसका मान निर्भर नहीं करता। ये बेटा मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। y की वैल्यू लेंथ और रेडियस पर डिपेंड नहीं करती, नोट कर लें। इसी प्रकार आप लोग मन लगा करके तैयारी को करें और रिवीजन को बस रखें। जितना अच्छा आपका रिवीजन होगा, ये मान के चलिए किसी को कितना भी आता हो, लेकिन अगर उसकी कंटिन्यूटी बच्चों ब्रेक हो गई, पढ़ने की उसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, ध्यान रखिएगा, तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि उसका पेपर में अच्छा स्कोर आने वाला नहीं है। वो सिलेक्शन कैसे फिर निकालेगा? इसलिए सबसे जरूरी चीज है कि पहले तो आप रेगुलरिटी को मेंटेन रखें और सारे सिलेबस को लगातार कंटिन्यूअसली आप बिल्कुल लर्न करते रहें, जैसे कि आपको मैंने प्रॉपर वे बताया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, टॉपिक का नाम मैग्नेटिज्म, उसका क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दो चुंबकों के आवर्तकालों का अनुपात 2:1 है। आवर्तकाल का मतलब जानते हो ना, टाइम पीरियड T1 T2 ऑफ टू मैग्नेट्स आर गिवन 2:1। कह रहा है इफ देयर मोमेंट ऑफ इनर्शियाज आर सेम, अगर इनके जड़त्व आघूर्ण बराबर हो, I1 इज इक्वल टू I2, तो इनके डाइपोल मोमेंट का रेशियो क्या होगा? डाइपोल मोमेंट का मतलब जानते हो, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, याद करें, आप लोगों ने पढ़ा था कैपिटल M। क्या फार्मूला होता है याद करो? टाइम पीरियड का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, आवर्तकाल का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के साथ संबंध क्या होता है बच्चों? याद करें, फार्मूला था T इज इक्वल टू 2π√I/mh। याद आ गया सभी को? यहां से T और M में बच्चों क्या रिलेशन है? यहां से T और M में रिलेशन है T प्रोपोर्शनल 1/√m। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, इसलिए आप लोग उसको तैयार कर लें। T क्या है? चुंबक का आवर्तकाल, टाइम पीरियड ऑफ द मैग्नेट, और M को क्या बोलते हो? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो बताओ यहां से फार्मूला क्या बना? यहां से फार्मूला बना T1/T2 इज इक्वल टू √m2/m1, और जब आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे बेटा तो फार्मूला क्या बनेगा? T1² इज इक्वल टू m2/m1। ठीक है, थोड़ा बहुत तो दिख रहा होगा उस तरफ। चलिए अब यहां से हम लोगों को क्या निकालना है? m1/m2, देयरफॉर m1/m2 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? T2²/T1², और T2²/T1² का मतलब क्या हुआ? हम लोगों को क्या दिया है? T1:T2 इज इक्वल टू 2:1, ये दिया है। ठीक है, तो T1/T2 2:1, दैट मीन्स 2/1 का होल ऑफ स्क्वायर। T2/T1 हम लोगों को करना है, तो 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर मीन्स 1/4, 1/4, और 1/4 का मतलब क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सभी को समझ में आ गया? नोट कर लें, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 1:4। दिस इज द आंसर, 4 है ये, दिस इज द आंसर। सभी को फार्मूला समझ में आ गया? क्या लगता है फार्मूला? T इज इक्वल टू 2π√I/mh। ठीक है, याद है ना फार्मूला? जब किसी मैग्नेट को इस प्रकार टांगा जाता था मैग्नेटिक फील्ड में अर्थ के, तो ऐसे ऐसे वो ऑसिलेट करता है, और जब वो ऑसिलेट करता है तो उसके ऑसिलेशन टाइम का फार्मूला ये होता है। ठीक है, कर लिया सभी लोगों ने? चलिए, आ सकता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, लिख दें यहां पे इंपॉर्टेंट। ठीक है, जिसका आंसर निकल आया करे कमेंट जरूर किया करे। आपकी तैयारी कैसी चल रही है आप कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे ये भी आप जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चुपचाप वीडियो देख रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? रब कर दिया जाए इसको, नोट कर लिया सभी लोगों ने? चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों क्या है।
एक सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध R है, इसे बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के साथ जोड़ा जाता है। आप लोग पढ़ते रहे हैं, प्रतिरोध R में बहने वाली धारा मैक्सिमम होगी। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है सेल हुज इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉल r, इट इज कनेक्टेड विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R इन सीरीज, देन करंट फ्लोज इन द रेजिस्टेंस कैपिटल R विल बी मैक्सिमम व्हेन। जब ये आपको आंसर्स दिए, इनमें से कौन सा आंसर वो कह रहा सही होगा, आप इस बात को बताएं। बताओ भाई क्या होता है? ऊपर वाला क्वेश्चन रब कर दें क्या? अच्छा बताओ, ये रटने वाला तरीका बता देंगे, करने वाला? दोनों आने चाहिए ना? हाँ बिल्कुल सही बात है। जो बात आपके दिमाग में आ रही है कि रटना अच्छी बात नहीं है, थोड़ा आना भी चाहिए। याद करो करंट का फार्मूला क्या होता था? करंट का फार्मूला होता था I इज इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट का फार्मूला हम लोगों ने लिखा I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, E अपॉन अंडर रूट R प्लस अंडर, इसको स्क्वायर कर दें क्या? अलग अलग स्क्वायर कर दो, प्लस रूट R का होल स्क्वायर, ऐसे E को यहां लिख दें E, और माइनस टू रूट R, इसको एक साथ ब्रैकेट में ऐसे बंद कर लें, और प्लस का 2 रूट R। बताओ क्या कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा ना। अंडर रूट R का स्क्वायर तो R आ जाएगा, अंडर रूट स्मॉल r का स्क्वायर तो स्मॉल r आ जाएगा, माइनस प्लस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फिर वही आ जाएगा। लेकिन आपका एक काम बन गया, ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बच्चों इसको आप लोग क्या लिख सकते हो? इसको हम लोग लिख सकते हैं E अपॉन अंडर रूट R का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट R। ये बात आपको समझ में आ गई? अब उसने आपसे क्या बोला है कि करंट मैक्सिमम होगा, अर्थात विद्युत धारा अधिकतम होगी। अगर करंट मैक्सिमम होगा, I के मैक्सिमम होने के लिए ये पूरा टर्म मिनिमम होना चाहिए। बताओ भाई, अगर ये पूरा टर्म मिनिमम है तभी तो करंट मैक्सिमम होगा। सही है कि नहीं सही है? अगर ये पूरा टर्म मिनिमम होगा तो ही करंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और ये मिनिमम का मतलब क्या हुआ? रूट R माइनस रूट R का होल स्क्वायर, ये भी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। इसका मतलब रूट R माइनस रूट R का होल स्क्वायर 0 होना चाहिए। और अगर ये 0 होना चाहिए तो कैपिटल R की वैल्यू स्मॉल r के इक्वल होना चाहिए। कैपिटल R का मान स्मॉल r के मान के बराबर होना चाहिए। तो आंसर आ गया कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r। ठीक है, देखो समझ में आ गया। चाहते तो हम लोग इसको रट लेते, बहुत से लोग इसको रट लेते, हम लोग भी रट लेते, हम लोग भी इसको रट लेते, कोई दिक्कत नहीं, रट लो। लेकिन फिर भी तरीका आना चाहिए। तो किसी भी सर्किट में करंट मैक्सिमम तब होगा जब बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध के मान के बराबर होगा। नोट कर लें, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, 100 वाट और 220 वोल्ट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब 110 वोल्ट की लाइन से जोड़ा गया तो शक्ति व्यय क्या होगा? क्या क्वेश्चन कह रहा है? एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 100 वाट एंड 220 वोल्ट इज कनेक्टेड विद ए लाइन ऑफ 110 वोल्ट, देन पावर कंजम्पशन विल बी। ठीक है बेटा, आपको कंज्यूम पावर निकालना है। बल्ब की वाटेज है कितनी? बोलो। P इज इक्वल टू 100 वाट आपको दिया है, और वोल्टेज कितना है बेटा? V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। सबसे पहले आप बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लें, बल्ब का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। तो V को आप क्या रखोगे? 220 का होल स्क्वायर, और पावर क्या रखोगे बच्चों? 100। सॉल्व कर लें इसको, 220 का होल स्क्वायर बटे 100 कितना आएगा? ये आएगा 484 ओम, 484 ओम। ठीक है, ये रेजिस्टेंस आ गया। अब मेन वोल्टेज आपको दिया गया है V मेंस आपको दिया है, जिस सप्लाई से हमको बल्ब को जलाना है वो है 110 वोल्ट।
ये सप्लाई वोल्टेज है और आपको निकालना है पावर कंजम्पशन विल बी। तो पावर का आप फार्मूला क्या लगाओगे, P इज इक्वल टू वी मेन का होल स्क्वायर अपॉन आर, और वी मेन का आप होल आप स्क्वायर करोगे तो 110 इंटू 110 और अपॉन आर, आर इज द रेजिस्टेंस 484 484। ठीक है, सॉल्व कर लें आप इसको। आपसे पावर पूछा गया था, इसकी कैलकुलेशन आप करोगे तो ये आएगा 25 वाट। ठीक है बेटा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, ये बल्ब वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा तरीका आप लोग याद रखना कि कैसे क्वेश्चन लगाया जाता है। नोट कर लें जल्दी से। सबसे पहले आप निकाल लें रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, बल्ब का प्रतिरोध, और जब रेजिस्टेंस आ जाए तो उसके बाद आप लगाएं फार्मूला पावर कंजम्पशन का, P इज इक्वल टू वी मेंस का होल स्क्वायर अपॉन आर। क्वेश्चन नंबर 10 देखें बच्चों, हाइड्रोजन परमाणु मूल ऊर्जा स्तर से n बराबर 3 में उत्तेजित होता है, तो बोहर के अनुसार स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाइड्रोजन एटम एक्साइटेड फ्रॉम n इज इक्वल टू 3, दिस इज द एनर्जी लेवल, फ्रॉम क्या है 2, n इज इक्वल टू 3 एनर्जी लेवल, देन अकॉर्डिंग टू द बोहर द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस विल बी। याद है किसी को फार्मूला, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या का फार्मूला क्या होता है बच्चों, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या का फार्मूला होता है n इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1/2। ये फार्मूला आप बिल्कुल लर्न कर लें, और n को बोला जाता है नंबर ऑफ स्टेट, तो यहां पर नंबर ऑफ स्टेट क्या है 3, देयरफॉर 3 इंटू 3 माइनस 1/2, क्लियर। तो 3 इंटू 2/2, 2 से 2 कैंसिल, देयरफॉर कैपिटल N इज इक्वल टू 3। तो सवाल का सही आंसर क्या आएगा, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या n बराबर 3। नोट कर लें, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस n इज इक्वल टू 3। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या n बराबर 3 होगी। फॉर्मूला क्या लगाओगे, n इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1/2, n की जगह 3, 3 इंटू 3 माइनस 1/2, देयरफॉर आंसर विल बी 3। नोट कर लिया बच्चों, सारे क्वेश्चंस को नोट करके आप बार बार रिवाइज रखें। प्रैक्टिस सेट नंबर 12 तक के वीडियोस जो पहले अपलोड किए गए थे उनको आप लोग पहले तैयार करें, और उसके बाद सीरियल से प्रैक्टिस सेट नंबर 13, और इसी प्रकार आगे भी आपको लगातार अब टारगेट सीरीज के फिर से प्रैक्टिस सेट्स मिलते रहेंगे, जिनको आप लोग लगातार तैयार करते रहें। ठीक है, यूट्यूब में जो शॉर्ट वीडियोस आ रहे हैं उनको भी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइव क्लासेस को आप अटेंड ही करते रहें, और इन चीज़ों को भी आप तैयार करें। बच्चों, मेरी तरफ से जितना प्रयास हो सकता है मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इन चीज़ों को अच्छी तरह आप रिवीजन में रखें, प्रैक्टिस पे रखें, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, हो सके तो शेयर करें। ठीक है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें, और इसी प्रकार मन लगा करके अपनी तैयारी को करते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो फिर से आपके लिए जल्दी लेकर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।